बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त अगर हम अपने खित्ते की सूरत हाल को देखें तो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे पड़ोस में, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरफ हो, चाहे वो चीन और भारत का तनाज़ा हो। चीन और भारत ने लद्दाख के ऊपर जो अनरेस्ट था उसको अभी सेटल करने की बात की है, जंगबंदी की बात की गई है, लेकिन कितनी देर पा ये जंगबंदी हो सकती है? क्योंकि अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी के डिज़ाइंस को देखें, उनके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को देखें, तो भारत जो इस इलाके में अपनी सुप्रीमेसी की कोशिशें करता रहता है, तो ज़ाहिर है वो बहुत अरसे तक इस तरह की चीज़ों से बाज नहीं रह सकता। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में जंग एक बार फिर सर उठाती हुई नज़र आती है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो जो अमन का मुआहिदा है उसका दोबारा जायज़ा लेंगे। इस वक्त किसी किस्म की कोई टॉक्स नहीं हो रही और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी इस तरह का तासुर दे रही है कि ये तालिबान कर रहे हैं। तालिबान ने इस हवाले से डिनाई किया है कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर अनरेस्ट रहता है तो पाकिस्तान बराह रास्त उससे मुतासर होता रहेगा, जैसे माजी में मुतासर होता रहा है। अब तालिबान ने एक और अहम ऐलान भी किया, क्योंकि नेटो के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अगर हम जर्मनी की भी बात करें तो कुछ डिले नज़र आ रहा है कि इनखला कब होगा, कब गैर मुल्की अफवाज अफ़गानिस्तान की सरजमीन को छोड़ेंगी। तो तालिबान ने कहा है कि ये जंग की तोसी का एक मंसूबा लगता है, लिहाजा नेटो भी और गैर मुल्की अफवाज भी इससे बाज रहें। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस को दोबारा से अप्रोच करते हुए ये कहा है कि LOC के ऊपर जो अनरेस्ट है, भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है, और फिर जो अभी UN की 27वीं रिपोर्ट में सामने आया कि किस तरीके से भारत अफ़गानिस्तान के अंदर के ग्रोहों को और सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, इसके हवाले से कोई एक्शन ले। वो एक्शन क्या हो सकता है? पाकिस्तान के पास क्या फॉरम्स हैं? पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ने अभी डॉसियर हाल ही में तैयार किया है, उन शवाहिद को देखते हुए और EU डिसइंफो लैब की जो चीज़ें सामने वो लेके आए हैं और इतना बड़ा नेटवर्क एक्सपोज हुआ है भारत का, क्या पाकिस्तान के पास लीगल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है कि पाकिस्तान वहाँ पर जाए? और पाकिस्तान ने अब तक जिन जिन फोरम्स के ऊपर इनको उठाया वहाँ से हमें रिस्पांस क्या आया है? और क्या पाकिस्तान के बारे में जो भारत ने हमेशा से एक लॉबी की हुई थी और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा था, क्या वो अब नाकाम हुआ है किसी हद तक या नहीं? ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नजम साकिब साहब, साबिक सफ़ीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप GTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं और कॉलम भी लिखते हैं। नजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। हमें ज्वाइन करें जी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जो कि जन साहब की अगर बात करें तो ज़ाहिर दिफाई तजियाकार तो हैं ही, हमारे सियासी प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। जन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे अगले सेगमेंट से इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नजम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। इस वक्त हमारे खित्ते में जो सारी सूरत हाल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत इफ़ेक्टिव मेजर्स ले रही है, प्रोएक्टिव है? क्योंकि माजी में हम हमेशा ये गिला सुनते थे, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे लोग जो सर्विसेज का हिस्सा भी रहे हैं और जो बहुत करीब से देखते हैं, वो कहते थे कि पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्सिव पॉलिसी को ज़्यादा परसू करता है और प्रोएक्टिव नहीं होता। यू थिंक अभी इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, सबसे पहले आपका और GTV का शुक्रिया। देखिए, फ़ॉरेन पॉलिसी यहाँ से शुरू करते हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी कोई ऐसी किताब नहीं होती कि जो लिखी जाए एक दफ़ा फिर उसके मुताबिक आपने करना होता है। तो फ़ॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही ऐसा होता है कि दुनिया में या ख़ास तौर पे आपके ख़ित्ते में कोई चीज़ होती है, कोई डेवलपमेंट होती है, तो आप उसका जवाब देते हैं। इसको एक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जहाँ तक ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपने अभी DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने वो जो डोजियर पेश किया था और उसके बाद वो दुनिया भर में ख़ास तौर पे UN में जब पेश किया गया, तो उससे आपको पता लगता है कि ना सिर्फ इसमें प्रोएक्टिविटी है, बल्कि ये है कि हम वाकई बताना चाहते हैं दुनिया को कि अगर इस खित्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएटर है तो वो हिंदुस्तान है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने अफ़गानिस्तान की भी बात की, लद्दाख की बात की, साइनो इंडिया प्रॉब्लम्स की बात की। ये सारी की सारी बैक वक्त हो रही हैं और इसमें अब पाकिस्तान ने क्या करना है?
अगर तफसील बताना शुरू करूँगा कि जो कर रहा है पाकिस्तान तो आपका पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जनरल साहब बेचारे चुप करके बैठे हुए होंगे। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला, अफ़गानिस्तान की इम्ब्रोग्लियो, चाइना और हिंदुस्तान का ये जो सारा है, इस खित्ते से इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ सामने आ रही है, जो सही मसला है मेरे नज़दीक, वो मसला है कि इस खित्ते में यानी साउथ एशिया में सिक्योरिटी और अमन जो है वो कैसे कायम हो। ये मेरे नज़दीक एक ब्रॉडर वे में आप कह सकते हैं कि ये मसला है। अब इसमें यह कि किया क्या जाए। अच्छा, मैं किया क्या जाए पे मैं वापस आती हूँ। आपने कुछ डायग्नोसिस दे दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जनरल साहब, आपसे भी यही सवाल करूँगी कि हम बारहा ये देख चुके हैं कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, वो जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ चैनल्स थे जिसमें LOC के ऊपर ज़ाहिर एक सीज़ फायर को मेंटेन करने की कोशिश होती थी, वो कोशिशें भी बहुत हद तक नाकाम हो रही हैं। फिर यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब की जो उन्होंने जो चीज़ें सामने रखी हैं, जो वहाँ पे इंकशाफात हुए, वो भी अब ज़ाहिर है दुनिया पाकिस्तान की बात को हो सकता है उतना वेटेज ना दे, लेकिन यूरोपीय यूनियन की बात को और इतने बड़े नेटवर्क को एक्सपोज करने को तो कोई ना कोई वज़न उन्होंने दिया ही होगा। तो आपको लगता है कि चीज़ें कहीं कोई प्रोग्रेस भी हो रही है या रुकी हुई है जब से मोदी आया है, और जब तक मोदी रहेगा ये मामला रुका रहेगा? देखिए, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक तो प्रोग्रेस काफ़ी हुई है, और टर्निंग पॉइंट था पुलवामा का वाक़या, जहां पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और बालाकोट के बाद फिर ये दुनिया को बताना शुरू किया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और फिर वो कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान के खिलाफ करता है। अब जो सूरत हाल है यहाँ पे, पाकिस्तान ने इस मामले को इतना इफेक्टिवली उठाया दुनिया में कि भारत के ऊपर एक चेक आ गया। पुलवामा के वाक़े को 14 फरवरी को 2 साल हो गए, और आपने देखा कि इस पीरियड में उसने कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं किया। ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी इस किस्से पे, दुनिया को वार्न करते रहे बर वक्त, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। वरना मोदी का है कि वो जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन में आता है, वो जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करता है। उसमें उसने मुख्तलिफ चीजें, आप कह लीजिए कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना है, FATF में लेके जाना है। यहाँ पे उसकी ये कार्रवाइयाँ कामयाब नहीं रही। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि कश्मीर के मामले में हम बड़े सेंसिटिव हैं, और हम स्टिक करते हैं यूनाइटेड नेशन की उन करारदादों को, और कोई भी उससे हटके अगर बातचीत होगी तो हमें कतन काबिल कबूल नहीं होगी। उसकी मिसाल अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट से एक ट्वीट हुआ जिसमें उन्होंने इंडियन कश्मीर में जो इंडियन हेड कश्मीर है उसके बारे में कहा कि जी वहाँ आपने 4G बहाल की है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम कहते हैं कि इंडियन कश्मीर में आगे भी तरक्की होगी, इस तरह का। तो पाकिस्तान ने फौरन रिएक्ट किया कि ये इंडियन कश्मीर कहना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और स्टेट डिपार्टमेंट को करेक्ट करना पड़ा, उनको अपने वजाहत देनी पड़ी। तो ये वो चीजें हैं जो कि पहले नहीं थी। फिर ये जिस तरह अभी नजीम साहब ने भी बात की डोजियर के मामले में, जो कुछ भी हमने किया उसको रीइंफोर्स किया डिसइंफो लैब ने भी, और फिर इसको हमने काफी प्रोपिगेट भी किया है, और इससे मजीद काम होने की जरूरत है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें असिस्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशन को भी, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट को भी, कि कौन कौन से ऐसे वाकयात चीजें हुई जहां भारत झूठ बोल के उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता रहा, उन्हें बेवकूफ बनाता रहा, यूनाइटेड नेशन को भी और यूरोपियन पार्लियामेंट को। वो हमारे लिए बड़ा मुफीद हो सकता है, क्योंकि ये दो अदारे, अगर इनको ये अंदाजा हो कि इन वक्तों में उनसे गलत काम करवाया गया है, तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए खासा मुफीद साबित हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन दोनों इदारों को असिस्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। नजीम साहब, कितनी इफेक्टिव अप्रोच होती है जब आप इस तरह के फोरम्स पे जाते हैं? ज़ाहिर है हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत सारे हमारे इश्यूज़ पहले भी जाते रहे। अब लोग ये कहते हैं जी कि आपके पास शवाहिद हैं, भारत के पास शवाहिद नहीं थे,
اس کے باوجود وہ لابی انہوں نے اتنی زیادہ کی کہ پاکستان کو جب بھی وہ کہتے تھے کہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے پاکستان سے ہو رہا ہے تو لوگ بہت سارے اس آرگومنٹ کو بائی کرتے تھے. ہمارے پاس اتنے شواہد ہیں تو ہمیں کہاں جانا چاہیے, پاکستان کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیے جہاں جانا چاہیے وہاں تو ہم چلے گئے, یونائٹڈ نیشنز کے بعد کیا رہ جاتا ہے, اور پھر بائیلیٹرلی بھی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ملک ہیں, جو دوست ممالک ہیں, جو OIC کے ہمارے دوست ممالک ہیں, ان تک ہم پہنچائیں. لیکن تنزیلہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی. میں اگر آج یہ ثابت کر دوں کہ ہندوستان جو ہے وہ ان تمام قسم کی چیزوں میں ملوث ہے, ہندوستان میں باقاعدہ طور پہ یہ جس طرح آپ نے یعنی انفو لیب کی بات کی ہے, یا جو ہمارا ڈوزیئر ہے, ہوگا کیا اس کو ثابت کر کے کہ ہندوستان بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, یا جو ہندوستان افغانستان میں پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, کیا اس کو ثابت کر کے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ صرف یہ ثابت نہیں کرنا کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ ایکشن ری ایکشن کی, جس طرح میں نے ابھی آپ سے پہلے بات کی کہ ایک ایکشن ہوتا ہے, آپ اس کا ری ایکشن دیتے ہیں. پرو ایکٹیو ہو گیا پاکستان, بہت زیادہ ہم نے بتا دیا دنیا کو کہ جی دیکھیے ہندوستان یہ غلط کر رہا ہے. سوال وہیں پہ ہے, کیا ثابت کر کے ہم یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, دیکھیے اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی ڈائنامکس سمجھنی پڑے گی. یونائٹڈ نیشنز کو کچھ لوگ میرے جیسے کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ اس لیے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتا ہے لگتا ہے کہ وہی چیز, وہی لائن جو ہے وہ فالو کرتی ہے یونائٹڈ نیشنز. اس میں 3-4 فیکٹر ہیں جو ڈیسیژن میکنگ آپ کی یونائٹڈ نیشنز میں ہوتی ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے جو آپ کا P5 ہے, جو آپ کا پرماننٹ 5 کا یعنی جو ممبرز ہیں, جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, US ہے, فرانس ہے, UK, یہ مل کے کرتے ہیں. اور پھر ایک ویٹو پاور کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اچھی بھلی بات بنی ہوئی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. جنرل اسمبلی کا بھی ہمیں پتہ ہے. دوسرا یہ کہ اس یونائٹڈ نیشنز میں کون فنڈنگ کرتا ہے زیادہ, کون پیسے دیتا ہے اینولی زیادہ تاکہ اس کی بات سنی جائے. تیسرا یہ ہے کہ لابی وہاں پہ چلتی ہے. جی جس طرح ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں نا, کنویسنگ کرتے ہیں آپ, تو وہ لابنگ جو ہے وہ کس ملک کی اچھی ہے. چوتھا یہ ہے کہ کوئی ملک جس طرح پاکستان ہے وہ پوری دنیا میں یا اپنے خطے میں کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے, کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی کا فائدہ کر سکتا ہے, اثر و رسوخ کیا ہے. اثر و رسوخ کیا ہے. یہ 3-4 فیکٹر ہیں جو مل ملا کے یونائٹڈ نیشنز کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں. اب اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے واقعات میں یونائٹڈ نیشنز نے واقعی کام کیا. بلکہ اگر میں یاد کروں تو 1962 میں وہ جو آپ کا کرائسس تھا, اس کا کیوبن مسل کرائسس کا, نہ صرف یونائٹڈ نیشنز نے بلکہ اوتھاں جو اس وقت کے سیکریٹری جنرل تھے, انہوں نے اپنے گڈ آفیسز استعمال کیے, اور وہ سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے واقعی کام کیا. لیکن ابھی میانمار کا دیکھ لیجئے, یقین کیجئے مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ 2 گھنٹے سیکیورٹی کونسل مل کے بیٹھ کے ملتی ہے, اور فیصلہ کیا ہوتا ہے, کرنا کیا ہے, ہم نے اس کو کنڈیم کرنا ہے. یہ جو میانمار میں ایک فوجی انقلاب آیا, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے میں یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ابھی کیوبا کے مسئلے کا ذکر کیا نجم صاحب نے, فلسطین کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, ہم نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں کیا صورتحال رہی. تو کیا وہ ول جو ہے وہ ایک سپانسرڈ ول ہوتی ہے, اور اس میں پاکستان کے پاس اب آپشنز ہیں کیا؟ خطے میں تو اثر و رسوخ ہے, امریکہ بھی مانتا ہے کہ آپ کے بغیر تو افغان امن کا جو عمل ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھے گا. تو اب اس اثر و رسوخ کو کیسے استعمال کریں؟ چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے, وہ بھی ایک اثر و رسوخ کی صورت ہے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے.
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा था कि इम्तियाज़ गुल साहब हमें दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन कर लेंगे, तो इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ आ गए। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और नजम साकिब साहब तो हमारे साथ मौजूद है ही। इम्तियाज़ गुल साहब, हम गुफ्तगू करें कुछ हमारे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, तो पहले मैं आप को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ कि अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। सदर ट्रंप काफ़ी ख्वाहिशमंद थे कि जाने से पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए और जो पीस प्रोसेस है वो कोई नतीजा खेज़ हो जाए, लेकिन अब ऐसे लगता है कि नई अमेरिका की जो इंतज़ामिया है वो सोच विचार में पड़ गई है। आप क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे गहरी निगाह भी रखते हैं, ख़बरें भी होती हैं आपके पास, तो क्या चल रहा है वहाँ पे? आपको लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं, दोबारा से कोई जंग की सूरत हाल सी पैदा हो रही है? बहुत ज़्यादा वाक़यात भी हमारे सामने दहशतगर्दी के आ रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे सदर अशरफ गनी और उनके साथियों की तवक्को थी कि सदर जो बाइडन आएंगे और वो अमेरिका तालिबान के माबैन फरवरी में जो मुआहदा हुआ था उसको उस पर नज़रसानी करेंगे। वो किसी हद तक उनकी तवक्को दुरुस्त थी, लेकिन जो बाइडन ने इंतज़ाम संभालते ही ज़ल्मे खलीलज़ाद ही को इस मिशन के लिए दोबारा नामज़द कर दिया। उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि अमेरिका में भी इस वक्त एपिटाइट कोई नहीं है मुसलसल वहाँ पे एंगेज रहने की, और ये कि नई इंतज़ामिया को भी मुश्किलात दरपेश हैं। दाखिली तौर पे कोरोना की वजह से जितनी डिस्ट्रप्शन हुई है, इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हुए हैं। हमें बताया जा रहा है कि कोई अमेरिकी इकॉनमी को $7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है गुज़श्ता एक साल के दौरान। तो ये तमाम इशारे इस तरफ हमें इशारा दे रहे हैं बुनियादी तौर पे कि तवील इवन मीडियम टर्म में भी अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान में नहीं रहेंगी, और ज़ल्मे खलीलज़ाद के ही ज़रिए कोशिश की जाएगी कि 2-4 महीने अगर अमरीकी अफवाज के इनखला में ताख़ीर होती भी है हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ख़ुद अफ़गान क़यादत को भी और तालिबान को भी इस अमर का एहसास करना होगा कि ये तनाज़ा और ये जो स्टेलमेट है, ये जो एक किसी सूरत हाल है, अब ये मज़ीद जारी नहीं रह सकती और उनको कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने के लिए मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं नजीम साहब के जल्दबाजी, मतलब वो तो नहीं कह रहे, लेकिन जो अभी नज़र आ रही वो ये है कि शायद जल्दबाजी में भी अमेरिका वहाँ से निकलना चाहेगा, डेस्परेट हैं वो वहाँ से डिसंगेज होने के लिए। माजी में हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे मुल्कों की मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ से बैनुल-अक़वामी अफवाज जल्दबाजी में निकली और फिर पीछे वो अनरेस्ट फैलता ही चला गया, वो रुका नहीं सिलसिला। आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है? सबसे पहले तो ये कहना कि जो बाइडन साहब ने आते ही कुछ इशारे दिए हैं और उससे ये लगता है कि वही चीज़ चलेगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में थी, मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू से दैट। इसलिए कि इस वक्त अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम या इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये है कि उन्होंने एक ज़ख्म खुर्दा कौम को जो उनकी अपनी है इकट्ठे करना, उसको उन्होंने उस पर मरहम रखना है। फिर जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने कहा कि कोविड का मसला है, पूरे अमेरिका को उन्होंने इनॉक्यूलेट करना है। उसके बाद ये है कि जो वादे जो बाइडन साहब ने अपने अमरीकियों से किए हैं, सबसे पहले तरजीह तो उनकी होगी। ये जो कश्मीर का मसला हो गया, साउथ एशिया में हो गया, या नॉर्थ कोरिया हो गया, या अमेरिका के बैकयार्ड में ब्राज़ील है, बोलीविया है, बहुत सारे साउथ अमेरिकन जो हैं वो, या फिर मिडल ईस्ट का है, ये सारे चाइना है, ये सारा कुछ टेबल पे है। लेकिन इतनी जल्दी सिर्फ महीने के अंदर अंदर 2 महीनों के अंदर हम ये देखें कि जी जो बाइडन साहब ने जो करना है वो कर दिया है, कि जो बाइडन जो करना चाहते हैं वो हो जाए, ऐसा नहीं है जी। और फिर एक और बात हम भूल जाते हैं कि अमरीकी इलेक्शन जब होता है ना तंजीला, तो एक अमरीकी सदर आता है, उसमें से कोई ऐसा सदर नहीं आता है जिसके कि अफ़गानिस्तान से इतने ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा उसको मोहब्बत है कि सबसे पहले उसने कश्मीर का मसला हल करना है या अफ़गानिस्तान का। ये बात ठीक है कि जो इंडिकेशंस इस वक्त तक आ रही हैं उसमें यह है कि अफ़गानिस्तान के बारे में जो पहले चल रही थी इनकी पॉलिसी, उसकी कंटिन्यूएशन के इम्कानात हैं। अब थोड़े दिन और, कुछ हफ्ते और, 1-2 महीने और देखते हैं, उससे पता लगेगा। इनखला की जहाँ तक बात है कि फ़ौज वहाँ से इनखला हो, वो तो हम इतने अरसे से सुन रहे हैं। कभी सुनते हैं जी सारे निकल आएंगे, सिर्फ थोड़े से रह जाएंगे, कभी ये है कि उसको रीइंफोर्स किया जाएगा।
कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि वॉशिंगटन में बैठे हुए यानी जो लोग हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको पता है। दो लेवल पे ये बात होती है जी, एक वो कि दुनिया को ये बताना है कि ये हम कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि ये एक्चुअली होगा और इस तरह से हम करेंगे, क्या प्लान होगा उसका। जी जी। ठीक है, अच्छा इम्तियाज साहब, इसी तनाजुर में जो भारत के हवाले से बारहा हम बात भी करते रहे, अभी दोबारा से कुछ शवाहिद भी सामने आए, कुछ ऐसे ग्रोह हैं अफ़गानिस्तान में जो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। अभी पिछले दिनों सरहद पार से एक जो हमले की सूरत हाल सी बन गई थी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने काफ़ी वावेला किया है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के अब अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात इस नहज पर हैं कि हम बराह रास्त इस मामले को हल कर सकते हैं, या ये बस बातचीत ही होती रहेगी? अब तो मुलाकातें भी हो गई, तालिबान से भी हो गई, हर एक से हाई लेवल की मुलाकातें भी हो गई, तो हमें मदद क्यों नहीं मिल रही? अफ़गानिस्तान को हम क्यों नहीं रोक पा रहे कि आप अपनी सरजमीन और इन ग्रोहों को ना इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए तंजीला, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी जी, आ रही। लाइन में काफ़ी डिस्टॉर्शन है, लेकिन बात यह है कि हमारा असल मुकाबला इस वक्त अब भारत के साथ है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा है। और भारत के कुछ ऐसे हिमायत याफ्ता लोग हैं काबुल के अंदर जो मामलात को यूं ही बिगाड़ते रहेंगे। भले पाकिस्तान जितने भी अच्छे इक़दाम कर ले, गुज़श्ता 5-6 महीनों के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान पे अपना भरपूर असर व नफूज़ इस्तेमाल किया है, बल्कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ और दूसरे हुकूमती लेवल पे इस नौइयत के इक़दाम किए हैं तिजारत को स्मूथ करने के लिए, चाहे बायलैटरल हमारी तिजारत है या हमारा ट्रांजिट ट्रेड है। उस हवाले से पाकिस्तान ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं। वीज़े बहुत आसान कर दिए हैं, अब तकरीबन हर अफ़गान को अब वीज़ा मिलता है, मल्टीपल एंट्री है, 1 साल के लिए मिलता है। हालांकि ज़माना आ गया था कि हमें सिफारिशें करनी पड़ती थी। अफ़गानिस्तान के वीज़ा अभी भी ज़रा सा प्रॉब्लम है हमें, लेकिन पाकिस्तान ने जितने भी बाहमी एतमाद साजी के इक़दाम दरकार थे वो किए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खैरसगाली का इजहार करना चाहता है। क्योंकि एक बात वाज़ेह है कि अगर आपकी सरहदें जुड़ी हुई हैं, आपके इतने बाहमी जो कारोबारी रवाबित हैं वो इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है मुसलसल एक मुआनदाना, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहना। इसीलिए पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया। अभी उसके लिए चैलेंज है कि किस तरह भारत के ज़रिए जो मुदाखलत है अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के रस्ते पाकिस्तान में, उसको कम से कम करना। उसके लिए ज़ाहिर है जो इलाकाई क़ुव्वतें हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे रशिया है, चाहे चीन है, उनकी हमें बहरहाल मदद दरकार होगी। क्योंकि अब बहुत खुल के बहुत वाज़ेह हो गया है कि भारतीय फ़ौज एक हैकर्स ग्रुप भी इस्तेमाल करते रहे हैं, एक व्हाट्सएप, और इसी तरह ये अपने एजेंट्स जो इनको प्रॉक्सी जिसको कहा जाता है आला-ए-कार काबुल में, उनको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स जो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बातें काफ़ी वाज़ेह हो गई थी। पाकिस्तान का चैलेंज अब ये कि किस तरह इन तमाम बातों को एक मरबूत और बड़े जामे अंदाज में बैरूनी ममालिक के सामने पेश करे। यही सवाल मैं रखूँगी आप सबके सामने, क्योंकि हमने जो मसाइल हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे, भारत के फ्रंट पे और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है उस पर हमने बात कर ली। अब बहुत सारे शवाहिद अब हमारे सामने आ गए और एक सिलसिला है जिसमें भारत एक्सपोज होता ही चला जा रहा है। आपने अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप को भी देख लिया, डिसइंफो लैब भी सामने आ गया, सारी चीज़ें हो गई। अब मरबूत हिकमत अमली में इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, ये सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसी पे हमारे प्रोग्राम का कंक्लूजन भी होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। जी
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से हमारा राब्ता किसी वजह से मुनक़ता हो गया है। बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जो अब आखिरी सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि ये सारा सिनेरियो जो हमने आपके सामने रखा है, ज़ाहिर है ये मंजरनामा आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले भी सुना है। इसका मकसद ये है कि अब हम देखेंगे पाकिस्तान इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान ने कैसे एक मरबूत हिकमत अमली को अपनाते हुए इस सारे मौके से फ़ायदा उठाना है। जो अगर माजी में इस तरह के डॉसियर्स और इस तरह के एविडेंसेस की अदम मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान को कहीं अगर नुकसान हुआ है तो अब इनकी मौजूदगी से क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। तो नज़ीर साहब पहले आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, जब 1989 में ये बात दोबारा शुरू हुई थी कश्मीर के मसले की, और उस वक्त से लेके आज तक जो हमारा स्टैंड रहा है, अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा और बात भी ये सच है कि अगर आप पूरे इस खित्ते को देखें, लद्दाख में कौन लड़ रहा है चाइना के साथ, अफगानिस्तान में कौन है जो कि इस तरह की शरारतें कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस है ये कौन कर रहा है, ये इन्फो लैब जो है ये किसकी थी, ये डोजियर किसके खिलाफ पेश किया गया है। थोड़ी देर के लिए तंजीला तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो गया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती हो गई है। आप यकीन कीजिए कि अगर आप सिर्फ इसको इमेजिन ही कर लें तो आपको लगेगा इस खित्ते में किसी लिहाज से अमन आ गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये मेरी तरह किसी शायर का ख्वाब हो सकता है। अब सवाल ये है कि इतनी देर से ये मसला हल नहीं हुआ, और ये जो हमारा साउथ एशिया है इसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके सींग जो हैं वो इस तरह से हैं और कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। मेरे ख्याल में जी दो फैक्टर्स हैं जो कि अगर कर लिए जाएं तो प्रैक्टिकल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया का जो कोर मसला है कश्मीर का, इस पे किसी तरफ आप पहुंच सकते हैं और यहाँ से इब्तिदा होगी साउथ एशिया। वो दोनों फैक्टर कौन से हैं? मेरे ख्याल में ये दो फैक्टर हैं रियलाइजेशन के। सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने रियलाइज़ करना है कि जोग्राफिए को चेंज नहीं कर सकते आपने हमसाया रहना है पता नहीं कितने और बरस कितनी सदियों तक। तो क्यों ना एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाई जाए। अभी पिछले दिनों बात हो रही थी जी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाएं। पाकिस्तान कह रहा है जी ओनस इसका जो है वो हिंदुस्तान पे है, हिंदुस्तान कह रहा है जी ओनस इसका पाकिस्तान पे है। अभी सिर्फ ओनस पे बात हो रही है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने किसने हैं। आपके ख्याल में किस पे ओनस? ओनस दोनों पे है, ज्यादा हिंदुस्तान पे है। हाँ, क्योंकि जो 5 यानी अगस्त 2019 को किया है वो हिंदुस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। दूसरी रियलाइजेशन है जो कि अमेरिका को करनी है। अगर अमेरिका को सही तरह से पता है कि ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इस वक्त लॉगर्स हेड पे हैं, और ये जो 5 अगस्त 2019 का वाक़या और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं ये किसी वक्त भी कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो अगर उनको साउथ एशिया में नहीं भी इतनी तवज्जो तो कम से कम दुनिया का ही देख लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है तो सिर्फ ये साउथ एशिया नहीं होगा, ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो यूनाइटेड नेशंस तो बाद में आता है। यूनाइटेड नेशन में तो अभी उनके जो चीफ है उन्होंने ये कहा है कि अगर दोनों पार्टीज तैयार हो जाती हैं तो हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। भाई दोनों पार्टीज अगर तैयार हैं तो आपकी जरूरत क्या है? और फिर एक और बात, आपके जो हैं वो यूनानिमसली एडॉप्टेड एक्सेप्टेड रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन की बात क्यों नहीं करते आप? उनकी इंप्लीमेंटेशन करने के बजाय आप कह रहे हैं जी दोनों बैठ के बात करें। इसका मतलब यह है कि जरा डंग टपाया जा रहा है। रियलाइजेशन पाकिस्तान को भी करनी है, हिंदुस्तान को भी करनी है और यूनाइटेड स्टेट्स को भी करनी है। अगर ये नहीं होती, मैं आपसे ये भी पूछूंगी, लेकिन इम्तियाज गुल साहब से भी मैं पूछता हूँ। इम्तियाज गुल साहब, पाकिस्तान ने हाल ही में 2 बार 2 मौके पे, और इमरान खान साहब ने भी कहा और वजीर खारजा साहब ने भी कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले का भी बयान था कि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हों। अगर 5 अगस्त का इक़दाम जो है वो भारत उसको अंडू करता है, ये बहस अलग है कि वो अंडू हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ये मामला अब आगे बढ़ेगा कैसे? देखिए, मामला
आगे बढ़ना नहीं है फिलहाल, इसलिए कि भारत ने जो काम किया है 5 अगस्त 2019 को, वो अक़वाम मुत्तहिदा में 2 करारदादें पड़ी हुई हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी है। और उसमें एक बाकायदा एक इस्तिस्वाब राय कमीशन बना था, जिसके सरबराह एक अमरीकी डिप्लोमेट को लगाया गया था, जनरल निमिट्स उनका नाम था, और बाकायदा उन्होंने इस्तिस्वाब राय के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी 1951 में। तो इसमें बुनियादी तौर पे भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में की गई अपने जो वादे थे उससे वो घूम फिर गया है। और उस पर अफसोस की बात यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की और ना ही 5 अगस्त के इक़दामात को रिवर्स करने का मुतालबा किया है, जिसका मतलब ये है कि भारत ने जो काम किया है वो उसके अब आइन का हिस्सा बन गया है। उस जम्मू एंड कश्मीर को उसने अपनी टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। और अगर पाकिस्तान यही मुतालबा करता रहा तो मैं नहीं समझता कि भारत, जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, इस मामले पे बातचीत पे आमादा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल तक यूं ही जमूद का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया ने जो करना था वो कर लिया है, पाकिस्तान के बस में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए कि दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। और ये जंग कोई कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए पाकिस्तान अकेले की बस की बात नहीं है। हमारी बहुत सारी जंगें पाकिस्तान के अंदर, हमें अपनी उन जंगों पे मेरा ख्याल तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो हमारी मुल्क के अंदर अदालतों के अंदर जंगें हैं, हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी जंग है, गवर्नेंस की जंग है, और उसको बेहतर बनाने की जंग है। हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर मैं समझता हूँ हाथ से निकल चुका है, वो वाला इलाका जो कि वैसे ही भारत के कंट्रोल में था, उन्होंने उसको बाकायदा अपने आईनी हिस्सा बना दिया है। हम जितना मर्जी भी शोर कर लें, जब तक अक़वाम आलम उस पर हमारे साथ नहीं आएंगी, इसका कुछ नहीं बनेगा। आप क्या समझते हैं हमारे पास अक़वाम आलम को? थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा 2 पॉइंट्स पे। अक़वाम आलम हमारे साथ नहीं है, 5 अगस्त के उन्होंने नहीं किया, उसको रद्द नहीं किया। यही अक़वाम आलम थी जिन्होंने माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने के मिल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ़ैसला किया था कि जी ये कश्मीर का हल इस तरह होना चाहिए, प्लेबिसिट होना चाहिए कि दे वांट टू बी विद इंडिया और पाकिस्तान। असल बात ये है जो कि इम्तियाज़ साहब ने थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा किया है। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी का फ़ायदा कर सकते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी मुल्क की, वो डिपिक्शन होती है आपकी अंदरूनी पॉलिसी की। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर वीक हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो लूज पड़ी हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के मसाइल हैं, आपका डेफिसिट है, तो आप बाहर की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। सुनिए, अब इस हालत में आपसे कहें जी कि आप जो ही बात करें, नजमू साकिब साहब जाएं यूनाइटेड नेशन में बात करें और सारे लोग हाथ खड़े कर दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है। ठीक है, मैं एक बुनियादी तौर पे सिफारतकार हूं और मुझे ये पता है कि जंग भी हो रही हो तो बात की जा सकती है, और उसमें कश्मीर का अगर हाथ से निकलना इतना ही मुसल्लमा होता तो मेरी हुकूमत या मेरे प्राइम मिनिस्टर या मेरे फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो ये ना कहते कि हम अभी भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। थोड़ी देर लगेगी लेकिन एक क्रैक आएगा। नजमू साकिब साहब और इम्तियाज़ गुल साहब और उससे पहले जनरल अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हम ज़ाहिर है इसमें एक फैक्टर जो डिस्कस करने का हमें टाइम नहीं मिला, वो भारत की अपनी अंदरूनी सूरत हाल है और क्या भारत के अंदर के हालात इतने बदल सकते हैं कि भारत की जो पॉलिसियाँ हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो तब्दील हों। ये भी एक ऐसा एलिमेंट है कि जिस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। अगली किसी नशिस्त में उस पर बात करेंगे। जी आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।